morning, everyone. Now, today I'm sitting down with someone who has spent over more than 2 decades teaching maths. She's an IT postgraduate in mathematics and has taught many students year after year. Mrs. Manju, welcome to our program, Anubhav. Now, before we proceed further, let's understand why she here. Now, two-thirds of India's graduates who are coming out of institutions are unemployed. ये मैंने नहीं बोला, ये ओपिनियन है CII का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और उन 2/3 में से 1/3 जो है वो ट्रेनेबल भी नहीं। एंड द अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो है वो ये है कि द प्रॉब्लम डज नॉट स्टार्ट इन कॉलेज, इट स्टार्ट्स मच अर्लियर इन स्कूल। एंड आई डिस्कवर्ड दिस द हार्ड वे। मैंने जो साल बिताए ट्रेनिंग MBA एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फॉर preparing them for interviews, and I kept hitting the same wall, the gaps, जो कि कभी फिक्स नहीं हुए, बिकॉज उनको फिक्स करने वो जो गैप थे वो कॉलेज में क्रिएट नहीं हुए, वो स्कूल में ही हो गए थे। फाउंडेशन एंड फाउंडेशंस मैटर, एंड नथिंग शेप्स दैट फाउंडेशन मोर देन मैथ्स एंड साइंस, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो टीच करते हैं एक बच्चे को हाउ टू थिंक एंड नॉट जस्ट हाउ टू और व्हाट टू मेमोराइज, कि घोटना क्या है रटना क्या है वो मैथ साइंस नहीं सिखाता, वो सिखाता है हाउ टू थिंक। सो टुडे वी विल लर्न फ्रॉम मिसेस मंजू's experience the insights that can help both students as well as parents. So let's begin. You have taught maths for almost more than 20 years now. What has changed the most? क्या बदला इन 20-25 सालों में, 30 सालों में, in students, in parents, or in the subject itself, in terms of syllabus or textbooks? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब एकेडमिक्स में काफी रिगर था। बोर्ड एग्जाम्स में तब 2 साल का सिलेबस आता था, और लेकिन स्टूडेंट्स को भी तब उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे सिलेबस कम किया, 1 साल का आने लगा, बच्चों पे स्टूडेंट्स पे प्रेशर कम हो गया। समय के साथ ये काफी बदलाव आए और इवैल्यूएशन पैटर्न में भी काफी चेंजेस हुए हैं। अभी इनका स्टूडेंट्स की बिहेवियर पर क्या असर पड़ा, और साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन रिसर्चर्स के लिए ये एक सब्जेक्ट है रिसर्च। लेकिन एक टीचर के रूप में मुझे लगता है कि कई जगह सिलेबस रिडक्शन बिना सोचे समझे किया गया। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक पूरा चैप्टर होता था और उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन होता, लेकिन अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हटाई दी और सीधे फैक्टराइजेशन पे आ गए। तो जब तक बच्चे को उसकी नॉलेज नहीं होगी आइडेंटिटीज की, उसको फैक्टराइजेशन में बहुत डिफिकल्टी आती है। और टीचर्स के पास क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पहले आइडेंटिटी समझाए फिर फैक्टराइजेशन पे जाए। बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों में। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा कई जगह हुआ है, कई चैप्टर्स पे। दूसरा बड़ा बदलाव जो आया है वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया गया है। स्कूल का फोकस अब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना रह गया है कि बस नेक्स्ट क्लास में पहुंचा दें, और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पेरेंट्स का भी फोकस हो गया है कि बस अच्छे मार्क्स आ जाएं, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन स्कूल वाले पूछ रहे हैं और बच्चा लिख रहा है और मार्क्स A और A+ आ रहा है और पेरेंट्स खुश है बहुत ज्यादा। इस दौड़ में और लॉजिक रीजनिंग बहुत ज्यादा पीछे रह गई है, और इसका असर सिर्फ एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रह गया है। जिस बच्चों की फाउंडेशन कमजोर रह जाती है उसे आगे चलकर हर नए कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है, उसका कॉन्फिडेंस गिरता है और धीरे धीरे वो सब्जेक्ट से दूर हो जाता है और उसमें एक डर पैदा होने लगता है। और इसका असर दिखता है फिर कुछ सालों बाद जब वो स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जाता है और कैरियर तक जाता है। तो क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट का डर है, तो उसको आगे एक बहुत बड़े गैप आ जाता है और उसको बहुत परेशानियों का सामना करना। Now, second, I come to the fear factor. मैथ से बहुत बच्चे
डरते हैं, एंजाइटी हो जाती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अर्ली एज में ही, अर्ली एज में ही दे गिव अप मैथ्स। ये एंजाइटी क्यों होती है और ये फियर जो है, एंजाइटी आती कहां से, एंड व्हाट एक्चुअली कैन हेल्प अ चाइल्ड टू ओवरकम दिस एंजाइटी? मैथ्स का फियर तभी डेवलप होता है जब बच्चों के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। फाउंडेशन वीक हो तो हर नया चैप्टर मुश्किल लगता है और धीरे धीरे फियर बन जाता है। जैसे अगर आपने सपोज 5th क्लास में फ्रैक्शंस पढ़े, डेसिमल्स पढ़े, आपने वो चैप्टर्स ठीक से नहीं पढ़े, आपको नहीं समझ में आया फ्रैक्शंस और डेसिमल्स ठीक से। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे तो आपके डायरेक्ट चैप्टर्स नहीं होंगे बट उनका एप्लीकेशन आएगा। तो आप उनको एप्लीकेशन जब आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और हायर क्लास में जाओगे तो उनका एप्लीकेशन तो आगे आगे और आता जाएगा। तो अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आप समझ भी नहीं पाओगे ठीक से प्रॉब्लम को और सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी और फियर फैक्टर नेचुरली डेवलप हो जाएगा फिर आपको। तो बच्चा सब्जेक्ट फिर एंजॉय नहीं करेगा, उससे भागेगा। तो इसको ओवरकम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 1 hour डेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से नए तरीके से सोचना आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फियर अपने आप कम हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कई बच्चों के साथ किया है। तो हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, तो इसलिए सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग पे जोर नहीं देना चाहिए आपको। Now, do you think our system rewards the right answer more than the right thinking? What does that cost a student later on? इससे स्टूडेंट का क्या नुकसान होता है लेटर? जी हाँ, हमारी सिस्टम में मार्क्स को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। घर पे भी, सोसाइटी में भी, सब जगह। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन बार बार जोर किस पे दिया जाता है कि आपको इस जो हमने मेथड बताया आपको उसी से सॉल्व करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैं आप लोगों का ध्यान 3 इडियट्स मूवी के एक सीन की तरफ खींचना चाहूंगी, जिसमें प्रोफेसर कहते हैं कि अगर जो बुक में प्रिस्क्राइब डेफिनेशन है आप वो ही लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो आप बच्चे को रटने के लिए एनकरेज कर रहे हो, समझने के लिए नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत। इससे हमें अनजाने में ही स्टूडेंट्स की वाई, हाउ, व्हाट इफ पूछने की आदत ही खत्म कर देते हैं। जब ऑब्जेक्टिव से मार्क्स रहना आना रह जाता है तो सवाल पूछते ही नहीं है स्टूडेंट्स और नए नए तरीके भी नहीं ढूंढते उसे सॉल्व करने के। तो एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ सही आंसर तक पहुंचना नहीं, सही सोच विकसित करना भी होना चाहिए। और इसमें टीचर का ही नहीं, सिर्फ पेरेंट्स का भी काफी योगदान है। घर और स्कूल दोनों जगह क्यूरियोसिटी को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। बच्चे को कभी भी शटअप नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन तो उसका आपको प्रॉपर आंसर देना चाहिए। अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छे थिंकर्स भी बनेंगे। और प्रैक्टिस वर्ड जब मैं बोलती हूँ मैथ्स में तो इसका मतलब सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक ही नहीं है। आप जितनी भी आपको रेफरेंस बुक भी मिल रही हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आप सॉल्व करो, चाहे आपको गूगल से निकालो चाहे रेफरेंस बुक से करो। अपनी टेक्स्ट बुक तो आप करोगे ही, तो उससे प्रैक्टिस ज्यादा होती है और आपका डेवलपमेंट भी ज्यादा। Again, a very important question. If we want students to truly understand maths and not just solve it, what needs to change in how it is taught and how can parents help at home? जी हाँ, हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग की तरफ फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है, नो डाउट। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, तो कुछ जगह एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है स्टेट द 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। और बच्चे अपना रटे रटाए तीनों लॉज लिख देते हैं और उन्हें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन
कई स्कूलों में उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब यही स्टूडेंट्स, यही बच्चे आगे कोचिंग में जाते हैं, जैसे कोटा जैसी जगहों पे, वहां जगह जगह से बच्चे आते हैं, तो उन्हें उन बच्चों से भी कॉम्पीट करना पड़ता है जिनके स्कूल्स में एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो वहां इन्हें बहुत ज्यादा गैप लगता है और प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है न्यूटन का, बस अचानक चले तो आपके शरीर के साथ क्या होगा और क्यों होगा। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे, सिर्फ सीधे स्टेट द लॉज ऑफ मोशन पूछेंगे तो प्रॉब्लम है। इसका एक कारण ये भी है कि जब पेरेंट्स खुद सिर्फ मार्क्स को प्रायोरिटी देते हैं, उनको लगता है कि बस मार्क्स आ जाए बच्चे के तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उन्हें उससे और कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसकी वजह से वो सिलेक्टिव स्टडी, गेस्ट पेपर्स, या आजकल कुछ क्वेश्चन स्कूल्स में मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन बैंक भी दे देते हैं कि उसी में से पेपर आएगा। तो उसको पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंस देते हैं इन चीजों को, जो कि गलत है। उससे आप बच्चे की सिलेक्टिव स्टडी की आदत डाल, उसका जो एक्सपोजर है, उसका जो और ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट है, उसे रोक रहे हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि एग्जाम क्वेश्चंस मस्ट नो, शुड नो और कुड नो फ्रेमवर्क पर बने। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन एबिलिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग तीनों का फेयर असेसमेंट हो सके। इससे हम मार्क्स और जेन्यून लर्निंग दोनों की ही सही जगह दे पाए। What would you say to it? Finally, we come to an end. Last question. What would you tell a student who believes कि वो मैथ्स के लिए बना ही नहीं? And if you could change one thing, how maths is taught in our country, what would it be? जो स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मैथ्स पर्सन नहीं है, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि समझने और प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज मुश्किल नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। आप अगर ठीक से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बेसिक्स क्लियर रखते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मेन जो है, आप सब कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मार्क्स के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़े। डाउट हो तो पूछने से मत डरिए। पेंडिंग डाउट से फियर बनते हैं, वो पाइल अप होते जाते हैं, एक डाउट, दो डाउट, तीन डाउट, तो फिर आप डरने लगते हैं, तो वो आगे फिर आपको मुश्किल होती है सॉल्व करने में। तो जहां आपको डाउट आए वहीं क्लियर कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस इसी से आता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेक्टिव स्टडी से बचिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैडम ने बोला कि एग्जाम्पल्स में से ही पेपर आएगा, या ये 20 क्वेश्चन दे दिए इसी में से पेपर आएगा तो आप वही सॉल्व करने के लिए जुट गए। ये नहीं होना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आपको अपने को आगे के लिए प्रिपेयर करना है। आपका एम सिर्फ वही एग्जाम पास करना नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को सवाल पूछने के लिए एनकरेज करें और टीचर के फीडबैक को सही स्पिरिट में, ये ना सोचें कि टीचर मेरे बच्चे की बुराई कर रही, तो जो भी वो कह रही है, फीडबैक दे रही है, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। टीचर और पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन से ही बच्चे में इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगर मुझे इंडियन स्कूल्स में मैथ्स टीचिंग का एक पहलू बदलने का मौका मिले, तो मैं रटने की जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग को प्रायोरिटी दूंगी, जिसमें बच्चा क्वेश्चन पूछे और टीचर्स उसे सॉल्व करें, जहां से क्या नहीं, क्यों और कैसे भी सिखलाया जाए। इन शॉर्ट, नंबर्स के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। So, thank you, ma'am. So, as per Mrs. Manju, do not chase numbers, do not go for marks. Try hard, get the concept clear, solve in as many problems, questions as possible. Go to, don't restrict yourself to textbooks, reference books. Practice hard regularly, get the concept clear, and then you will slowly be able to enjoy the subject. Hope these suggestions help us all. Thank you. Jai Hind.